तमिलनाडु में ऐसी स्थिति पहले रही या हुआ? तो मैं आपको बताऊं कि मैं फिर बैक से चलूंगा, आपको बैक से फिर फ्रंट तक चलूंगा। बैक में देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने एक बयान दे दिया था और उनका बयान अच्छा था, उसमें कोई खोट नहीं था। ये 2022 की घटना है, अप्रैल की, और अमित शाह जी ने, और उस बयान का मैंने समर्थन किया था उस समय। अमित शाह जी ने बयान दिया था कि हिंदी पढ़ना चाहिए सबको, और इसके बाद पूरे तमिलनाडु उबल पड़ा था, और उसको जो है तमिलनाडु को ही द्रविड़ पहचान का उद्गम स्थल कहा जाता है। तो आर्य द्रविड़ यानी विदेशी लड़ाते रहे हैं, वो वहां तमिलनाडु में बहुत काम करता है। तो उसके बाद तमिलनाडु में जो अमित शाह जी ने कहा था, उसमें सारे लोग, सारी पार्टियां जुट गई अमित शाह के ऊपर, और सबसे बड़ी आलोचना तमिलनाडु में नीट परीक्षाओं को लेकर केंद्र के खिलाफ पहले ही भड़क गया था स्टालिन, तो सारे लोग उसमें आ गए। उसके बाद अमित शाह को सफाई प्रेस करनी पड़ी थी, और उन्होंने जो है कहा कि हम दक्षिण में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये बेकार की बात है, और हमारे टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, हम तो क्षेत्रीयता के पक्ष में हैं। और उसके बाद उससे ठीक पहले सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई थी, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके मसौदे में स्कूल में 3 भाषा के फॉर्मूलों को जो रखा गया था, और 3 भाषा का फॉर्मूला हम लोग भी पढ़ रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने कोई गलत फॉर्मूला नहीं रखा था। मैं अभी मुखर आलोचना कर रहा हूं मोदी सरकार की, लेकिन ये नहीं कि गलत बात पे जबरदस्ती आलोचना करूं। उन्होंने कोई इस पे उन्होंने 3 भाषा फॉर्मूला रखा था, और उसमें कहा था कि हिंदी को अनिवार्य कर दीजिए, इतना ही कहा था। इस पे ही विवाद पूरा गर्मा गया था। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ये सब ने इसका विरोध किया, और रेल मंत्रालय ने भी सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में भर्ती परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था, इसका भी विरोध किया गया। और दक्षिण रेलवे ने संभागीय कार्यालय और स्टेशन मास्टर को निर्देश दिया था कि वे हिंदी और अंग्रेजी में बोले, इसका भी विरोध किया गया। और भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि भारत में एक त्रिभाषा फॉर्मूला हो, कि अंग्रेजी, हिंदी और आपकी स्थानीय भाषा, यही फॉर्मूला बचाएगा भारत। अगर मैं अभी पुरी गया, तो पुरी में जो भारत सरकार का जैसे एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट या फिर भारत सरकार के बैंक, उसमें तो हिंदी लिखा हुआ दिखेगा, बाकी जगह नहीं दिखता। तो भारत सरकार इसको एक प्रमोट कर रही है, इसमें कोई, क्योंकि अंग्रेजियत से आप मुक्त तब हो पाओगे या तो आप अपनी स्थानीय भाषा तमिल तेलुगु में बात करिए, और साथ में एक भारत का जो सबसे बृहद लैंग्वेज है हिंदी, उसमें बात करिए। उसके खिलाफ वो लोग उतर गए। अब ये जो हुआ, उसके विरोध में ये सब उतरे। अब इस कहानी की शुरुआत कब से हुई, इस कहानी की शुरुआत कब से हुई, और ये जानना इसलिए जरूरी है कि मोदी सरकार ने कोई अभी नई बात नहीं कही जो उसका विरोध होगा। कस्तूरी रंगन कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी पहले, कि तमिलनाडु समेत सभी गैर हिंदी भाषी राज्य में एक क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के अलावा सभी सेकेंडरी स्कूल में हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए। तो मोदी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और गृह मंत्री अमित शाह ने, भाषा गृह मंत्रालय का दिन आता है, वही बात कही जो कस्तूरी रंगन कमेटी ने कही थी। अगर आप देखें सच्चर कमेटी से लेके रंगनाथ मिश्रा आयोग, सबका मोदी सरकार वही बातें कह रही जो कांग्रेस कहती आ रही, नई पॉलिसीज नहीं। तो उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया कि जो कस्तूरी रंगन कमेटी ने कहा था, कस्तूरी रंगन कमेटी ने, कि एक आप अपनी स्थानीय भाषा पढ़िए, तमिल तेलुगु, एक अंग्रेजी पढ़िए, और एक आप हिंदी पढ़िए, ये कहा गया। ये बात नॉर्थ इंडिया में भी लागू कर दो कि आप एक साउथ का भाषा पढ़िए, एक हिंदी पढ़िए, एक अंग्रेजी पढ़िए, एक पुल का काम करेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसी को कहा गया, जिसके कारण 22 में अप्रैल में खूब विरोध हुआ, और वहां से हिंदी विरोध का पुनः एक पहिया चक्कर शुरू हुआ। पर इसका इतिहास बहुत विभाजनकारी क्यों है, इसको थोड़ा जानना होगा। हमें 1833 ईस्वी में जाना होगा, 1833 ईस्वी में जाना होगा। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, तो ईसाई मिशनरियां भी उसके साथ आई थी, और पूरे देश में ईसाई मिशनरियों ने लहलहाती फसल, मैक्स मुलर के हिसाब से लहलहाती हिंदू,
फसल देखकर वो टूट पड़े कि इन सबको, ये मूर्ति पूजक हैं, ये गंदे हैं, ये बद्दू हैं, और इन सबको ईसाई बनाया जाए। सेमेटिक रिलीजन को कैसे खत्म किया है, नेटफ्लिक्स पे 2 सीरीज है, आप देखिएगा। पूरा ईसाइयत गांव के गांव मूर्ति पूजकों को साफ कर देती थी, काट के खत्म, पूरा पूरा। वही काम इन्होंने साउथ में शुरू किया 1833 ईस्वी में। और दक्षिण भारत को क्यों चुना गया? क्योंकि दक्षिण भारत में उस समय कल्चरली मद्रास रेसिडेंसी जो थी, कल्चरली दक्षिण भारत बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन आर्य द्रविड़ को लड़ाकर, यानी साउथ और नॉर्थ को लड़ाकर तोड़ा जा सकता था भारत। और एकाएक जो ईसाई मिशनरियां थी, उन्होंने साहित्य की भरमार कर दी, चारों तरफ से साहित्य भर दिया। कौन सा साहित्य? ईसाइयत का, ईसा मसीह का। 1832-33 में 40,000 से ज्यादा ईसाई पर्चा और किताब छापे गए। 40,000 उस जमाने में, यानी तमिलियंस को ईसाई बनाने के लिए। और 1852 आते आते 10 लाख पर्चे छप गए, किताब छप गई ईसाइयत को का विस्तार करने के लिए। उसके बाद 1852 से 1185 तक ईसाई मिशनरियों के स्कूल चारों तरफ छा गए। 38,000 बच्चे केवल साउथ में, तमिलनाडु में केवल ईसाई स्कूल में पढ़ने लगे। आपके पूरी गुरुकुल आदि की परंपरा को खत्म किया है। अभी भी जो लड़ाई लड़वा रहे हैं, उसके पीछे तब आपको कारण समझ में आएगा कौन लोग हैं। उसमें हिंदुओं ने धर्म प्रचार का विरोध किया, और वो जो हिंदू जिन्होंने विरोध किया वो ब्राह्मण थे। अब आप ब्राह्मण विरोध समझ में आएगा। वो ब्राह्मण जो तमिलनाडु में सिर्फ 3% थे, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता बड़ी विकराल थी। वो संस्कृत भी जानते थे, वो तमिल भी जानते थे, और वो अंग्रेजी भी जानते थे। और ब्राह्मणों ने ईसाई मिशनरी की धज्जी उड़ाकर रख दी, ईसा मसीह आदि को झूठ साबित करना शुरू किया। वेद से, उपनिषद से ईसाई मिशनरियां उनके साथ शास्त्रार्थ करने से भागने लगे। और जब वो एक देवता की बात करें मूर्ति का, तो वो आदि शंकर जो वहां से निकले थे दक्षिण से, वो ब्राह्मण अद्वैत की बात करे कि तुम्हारे यहां तो ये क्या है, हमारे यहां तो है पहले से। तो अब ईसाइयों का पहला टारगेट हो गया कि हिंदी विरोध या हिंदुस्तानियों का विरोध बाद में बात कराएंगे, या धर्म का, पहले ब्राह्मणों का सफाया कराया जाए। क्योंकि ये ब्राह्मण जब तक रहेंगे, हम अपने धर्म रिलीजन का प्रचार नहीं कर सकते। और ब्राह्मण कल्चर्ड थे, यानी अपने कल धोती, जनेऊ धारण करना, पूजा पद्धति, पूजा पाठ करना, यानी अपने कर्म कांड, उपासना पद्धति, अपने हिंदू संस्कार को आगे ले जाने वाले ब्राह्मण थे। इसलिए तमिलनाडु में सबसे मुखर ब्राह्मण विरोध हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो अन्नामलाई तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, ब्राह्मणों को मारा गया। उन्हीं के बयान है। ब्राह्मणों के गले में जूते डाले गए मिशनरियों ने, उनके मुंह पर कालिख पोती गई, उनके घर को चिन्हित किया गया हमला कराने के लिए। वो मात्र 3% ब्राह्मण थे। उन 3% ब्राह्मणों से पूरा ईसाई मिशनरियां त्रस्त हो गई कि अब इनको भगाना पड़ेगा। और ब्राह्मण अपनी परंपराओं को बचाना चाहते थे, धर्म को बचाना चाहते थे, पूरी जीवन पद्धति को बचाना चाहते थे। उसके बाद जो है उन्होंने, और ब्राह्मण हर, इसलिए उन्होंने डाटा निकालना शुरू किया कि अरे आईसीएस जो बन रहे वो ब्राह्मण है। 1892 से 1904 के बीच 16 आईसीएस में से 15 ब्राह्मण थे। तो जिसके बाद बुद्धि होगी, योग्यता होगी, वही निकलेगा ना, कि जबरदस्ती तो नहीं किसी को बैठा दोगे। तो वो करके आरक्षणवाद का लहर, वही आपको वहीं से ये शुरू हुआ। आरक्षण का जो बीमारी से शुरू हो रहा है, वो देखो आप कहां से वो निकाले गए कि इनके पैर बांध दो, इनको खत्म करो और कहो कि तुम्हारे कब्जे हैं इस पे। तो वो बांधने की शुरुआत हुई। उसके बाद जो है इंजीनियरिंग में सब जगह ब्राह्मण, और उनको जो है ब्राह्मण हिंदी को भी बढ़ा रहे थे, क्योंकि देवनागरी लिपि, देवनागरी मतलब संस्कृत से निकली हुई लिपि, देवताओं की लिपि, ओ आ इ उ ए ऐ ओ औ अंग, फिर कवर्ग,
तवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, यरल, जो पांचों होते हैं। तो पूरा जो 52 हमारी वर्णमाला है वो देवनागरी संस्कृत से निकली है। तो इन्होंने जो है विरोध करना शुरू किया ब्राह्मणों से। 1916 आता है और 16 में टीएम नायर और पिट्टी त्यागराजा चेट्टी इन्होंने कांग्रेस से बगावत किया। और कांग्रेस जो उस समय थी, कांग्रेस उस समय मिशनरियों के विरोध में थी और कांग्रेस भाषावाद के नाम पे नफरत के विरोध में थी। तो कांग्रेस के से निकलकर दो लोगों ने बगावत किया। उनका नाम था टीएम नायर और पिट्टी त्यागराया चेट्टी। और इन्होंने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस से निकलकर। और कांग्रेस को ब्राह्मणवादी पार्टी कहा गया। जैसे अब इसीलिए भाजपा आरक्षण पे सबसे ज्यादा जोर देती है, ब्राह्मणों से पिंड छुड़ाती है, क्योंकि कोई ब्राह्मणवादी ना कहे। तो कांग्रेस पे लेवल चिपकाया गया कि तुम ब्राह्मणवादी पार्टी। तो ये दो निकले, टीएम नायर और पिट्टी त्यागराजा चेट्टी, और उन्होंने एक शुद्धि आंदोलन शुरू कराया 1916 में। एक मशहूर आध्यात्मिक गुरु वहां हुए, उनका नाम था मरिमलाई अडिगल। उन्होंने तमिल शुद्धिकरण आंदोलन शुरू किया। मैं जो तमिल भाषा सीख रहा था, मुझे यह आंदोलन बाद में पता चला, भाषा से पता चला कि उसमें मूर्धन्य स नहीं है। 52 जो देवनागरी लिपि है, तमिल में सिर्फ 18 वर्णमाला है और हिंदी में 52 है। तो 18 क्यों? एक ही वर्णमाला में क, च, च है उसमें छ नहीं होगा, दूसरा वर्णमाला नहीं होगा, क है तो ख नहीं होगा। संस्कृत से और देवनागरी की कोई छाप ना हो, इसलिए एक शुद्धि आंदोलन 1916 में चलाया गया। इस पूरे मामले में गुरु मरिमलाई अडिगल ने इसको शुद्धिकरण आंदोलन नाम दिया। यानी तमिल भाषा में जितने भी संस्कृत के शब्द हैं, वर्णमाला है, उसको खुरच खुरच कर हटाया जाए, खुरच खुरच कर हटाया जाए। तो प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं, नरेंद्र मोदी, तमिलों को सहलाने के लिए कहते हैं, तुष्टीकरण के लिए, लेकिन इससे यह साबित है कि संस्कृत कहीं पुरानी भाषा, इसलिए उसको खुरच खुरच के संस्कृत हटाया गया, वर्णमाला छोटे किए गए। आप उसमें देखिएगा तमिल में, जैसे च है, छ नहीं होगा, ज नहीं होगा, उसके तो 18 वर्णमाला है। इसलिए मैंने सीखा तमिल कि मुझे पता चले कि नफरत की बीज कहां। तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। षटकोण वाला स नहीं होगा, तालव्य स है, दंत स है, ह है, तो अपने तो उसको खुड़ेचा गया, अपनी भाषा बनाई गई। 1916 में ये रूप दिया गया। यानी इससे जो ये मैं कह रहा हूं, आप अपना पढ़ते रहना, लेकिन मैं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से कह रहा हूं कि संस्कृत कहीं पुरानी भाषा है बनिस्पत तमिल के। और इसीलिए 1916 में मरिमलाई अडिगल ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया और तमिल भाषा में मौजूद संस्कृत और एवं अन्य शब्दों को हटाना शुरू किया, सफाई किया। और इसको और हटाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत थी, क्योंकि कांग्रेस को ब्राह्मणवादी करार दिया गया था। तो 1920 में एक जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई और इस जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस और ब्राह्मण दोनों को मद्रास प्रेसिडेंसी में जबरदस्त चुनौती दी। दोनों पर एक साथ हमला किया, ब्राह्मण पे और कांग्रेस पे, दोनों पे एक साथ हमला किया गया। महात्मा गांधी 1918 16 के बाद 18 में महात्मा गांधी बीच में पड़े और हिंदी प्रचार सभा की स्थापना गांधी ने 1918 में, हिंदी का प्रचार हो तमिलनाडु में, ये नफरत कम हो, इसलिए गांधी ने 18 में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। देखो, आप मेरी पत्रकारिता यही होगी, आप मेरे लेफ्ट नॉट राइट, ओनली सनातन वॉइस। जिसका जो अच्छा है वो अच्छा कहूंगा, जिसका जो बुरा है बुरा कहूंगा। मैं यही पत्रकारिता करता हूं आरंभ से, इसलिए मैं आपको जहां जो अच्छा है वही बताता हूं। गांधी का इतना बड़ा विरोधी हूं, लेकिन कहानी कम्युनिस्टों की में गांधीवाद को स्थापित किया है मैंने, क्योंकि वो कम्युनिस्टों के विरोधी थे। तो मेरे साथ आप चलोगे तो आपको ये खतरे रहेंगे कि ना मैं आपको लेफ्ट जाने दूंगा ना राइट जाने दूंगा, सच के साथ जाने दूंगा। तो अब यहाँ गांधी आते हैं 1918 में, हिंदी प्रचार समिति की स्थापना करते हैं तमिलनाडु में। और उसके बाद वहां क्योंकि हिंदी विरोध, ब्राह्मण विरोध, आर्य विरोध, ये आर्य द्रविड़ थ्योरी जो है, आर्य द्रविड़ थ्योरी ये मिलाया गया पूरा, ये शुरू हुआ। और इसने अब एक नया रूप ले लिया जब ये हिंदी सब प्रचार सभा आदि बना,
कि हम अलग तमिल राज्य चाहिए, एक नया तमिलवाद की स्थापना। ये जो आप एलटीटी की लड़ाई देखते थे तमिलनाडु में, क्योंकि अब ये छप चुका है इसलिए मैं बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उस लिट्टे को भारत सपोर्ट करता तमिलनाडु। और इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो लिट्टे के लोगों की ट्रेनिंग भारत में हो रही थी। अब आप कहोगे आप विदेश, आप कूटनीति नहीं जानते, भैया ये छप चुका है। ये तब इंडिया टुडे में शेखर गुप्ता ने वहां जाके रिपोर्टिंग करके छापी थी। पत्रकार का आप देखो कुछ नहीं हो सकता, जो सही है जिसका गलत है। बाद में इंदिरा गांधी बहुत नाराज हुई, उसने शेखर गुप्ता को कभी इंटरव्यू नहीं दिया, इंडिया टुडे से वो बात नहीं करती थी। तो तमिल मूवमेंट को भारत ने सपोर्ट किया, और आपको राजीव गांधी इसीलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने उस मूवमेंट को जो इंदिरा गांधी ने किया उसको तोड़ने के लिए उन्होंने शांति सेना वहां भेज दिया, जिसके कारण तमिलियंस ने उनको मार दिया कि ये आएगा तो फिर हमारे मूवमेंट को खत्म करेगा। तो अलगाववाद का रूप लिया और अलग तमिलनाडु राज्य की मांग होने लगी। और ये जो हिंदी ब्राह्मण कांग्रेस, ये तीनों का विरोध जो है 1937 में चुनाव के दौरान पूरी ऊंचाई पे पहुंच गई। यानी हिंदी, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का विरोध 1937 में ऊंचाई पे पहुंच गई। जस्टिस पार्टी ने चुनाव में भाग लिया और इसके जो कट्टर नेता थे ई रामास्वामी नायकर, उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया और नायकर ने जस्टिस पार्टी को 1938 में अपने हाथ में लिया और इसका नाम उन्होंने रखा द्रविड़ कजगम, द्रविड़ों का संगठन। ये जो आप देख रहे हैं द्रविड़ कजगम, द्रविड़ यानी द्रविड़, कजगम यानी संगठन, द्रविड़ कजगम, उन्होंने ये नाम दिया। उसके बाद 1937 में कांग्रेस ने इस चीज को ऐसे हैंडल किया कि 1937 में सी राजगोपालाचारी, राजाजी जी की किताब भी मैं आपको रेफरेंस करता हूं, कांग्रेस और जो बाद में आपके माउंटबेटन के बाद वो आजाद स्वतंत्र भारत के वायसराय भी बने थे, सी राजगोपालाचारी, उनको मद्रास प्रेसिडेंस का मुख्यमंत्री बनाया 1937 में कांग्रेस ने। तो ब्रिटेन का राज ही था, चुनाव होते थे, तो उसको कांग्रेस ने जो भेजा। राजाजी राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। उन्होंने 6 मई 1937 को तमिल की एक पत्रिका है सुदेश मित्रम, उसमें एक इंटरव्यू दिया और कहा जब हम हिंदी सीख लेंगे तभी दक्षिण भारत को सम्मान हासिल होगा। थोड़ा टफ। अब इसने आग में घी का काम किया और इसको तमिल स्वाभिमान से जोड़ दिया गया। राजा जी यही नहीं रुके, राजा जी ने प्रेसिडेंसी के सभी सेकेंडरी स्कूल में हिंदी को अनिवार्य कर दिया, सरकारी आदेश दिया। अब ये और उखड़ गए, तमिल स्वाभिमान की बात ये लोग करने लगे और हिंदी के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन शुरू होने लगा। और ये सब पीछे से मिशनरी सपोर्ट कर रही है। ये जितने आपको पेरियार वार आपको दिखा रहे हैं, ये सब मिशनरी सपोर्टेड। ज्योतिबा फुले उले जो दिखा रहे हैं आपको, पेरियार फुले अंबेडकर, तीनों को ब्रिटेन ने सपोर्ट किया, तीनों को मिशनरी ने सपोर्ट किया। पेरियार फुले अंबेडकर तीनों, एक नॉर्थ इंडिया को एक दलिस्तान, अलग दलित स्थान बताने के लिए पाकिस्तान की तरह अंबेडकर को सपोर्ट किया गया, दक्षिण में फुले पेरियार को सपोर्ट किया गया। ये सब आपको इसलिए मैं शुरू में बता चुका हूं, 1833 में मिशनरी की पूरी तैयारी, पूरी कहानी जो इस नफरत को बढ़ाया जिसने। तो 1937 से 1940 के बीच जबरदस्त आंदोलन चला हिंदी ब्राह्मण के विरोध में, और राजगोपालाचारी के हिंदी आदेश के विरोध में जस्टिस पार्टी यानी द्रविड़ कजगम और मुस्लिम लीग एक हो गए। द्रविड़ कजगम और मुस्लिम लीग दोनों एक हो गई और उन्होंने एक ब्रिगेड, लड़ने का ब्रिगेड तैयार किया, तमिज पदाई, लड़ने का ब्रिगेड यानी एक मार्शल तैयार किया, तमिज पदाई। और इस ब्रिगेड का काम था पैदल यात्रा इन्होंने किया और त्रिची से मद्रास तक 42 दिनों की पूरी पैदल यात्रा निकाली। 1938 11 सितंबर 1938 तक ये पैदल यात्रा चली। ये लोग 239 गांव से गुजरे, 50,000 लोग इस पदयात्रा में शामिल हुए और इसमें नारे दिए गए, आर्य हंस रहे हैं, तमिल रो रहे। ये आर्य द्रविड़ थ्योरी ब्रिटिशर्स ने, मिशनरियों ने पूरे प्रोजेक्ट किए, जिसको इन लोगों ने, जस्टिस पार्टी और ये जो आपके हैं, उन लोगों ने इसको आगे बढ़ा, द्रविड़ कजगम ने,
और ब्राह्मण समुदाय तमिल की हत्या कर रहा है, मातृभाषा तमिल की हत्या कर रहा है, इसलिए ब्राह्मण विरोध तमिल में सबसे ज्यादा। कश्मीर में भी कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे हैं, ब्राह्मण और तमिल। तो आज का आधुनिक युवा ये सोचता क्यों नहीं है कि मुगलों का शत्रु भी ब्राह्मण, तुर्कों का शत्रु भी ब्राह्मण, ब्रिटिशर्सों का शत्रु भी ब्राह्मण और आधुनिक ब्रिटिशर्स एजेंटों का शत्रु भी ब्राह्मण। आखिर एक ही जाति से क्यों सबको प्रॉब्लम है? अब्राह्मिकों का शत्रु भी ब्राह्मण, कश्मीर में उसकी हत्या और वहां द्रविड़ तमिल में उसकी हत्या। 3% से क्या दिक्कत हो गई कि उनकी हत्या की जाए? ये नहीं सोचा। हम उनके ट्रैप में फंसते गए, हम भी, मैं भी फंसा, ऐसा थोड़े, मैं भी फंसता गया, ट्रैप में फंसते चले गए और वो जो कहते गए मनुवाद, ढेकनावाद, वो सब हम मानते गए। 1938 में हिंदी विरोधी कमांडो दस्ता का गठन वहां किया गया और यही ई रामास्वामी नायकर जो है, महिलाओं की सभा में इसको पेरियार की उपाधि दी गई। पेरियार यानी महान, यही है पेरियार। हिंदू विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, संस्कृत विरोधी, ई वी रामास्वामी नायकर पेरियार। और ये पेरियार तमिलनाडु केवल तमिलों का है, इसका नारा दिया गया। यहां आज वोट के लिए भाजपा प्रधानमंत्री आदि जो ये नारा देते हैं, राष्ट्र जरूरी है, आप राष्ट्रवाद से मत चुकिए। श्री राजगोपालाचारी, गांधी, तत्कालीन कांग्रेस ने राष्ट्र के लिए इस पूरी लड़ाई को झेला और ब्राह्मणों ने झेला। लेकिन आप वहां पेरियार की भाषा आप लोग मत बोलिए। तमिल सबसे प्राचीन है पेरियार। तो आप कहोगे कि इन्हें करेंगे तो टूट जाएगा। हम उन पे थोपेंगे नहीं, हम उनकी तमिल भाषा को हम नॉर्थ में अडेप्ट करने को तैयार है। मैं सीख रहा हूं। सरकार कहे कि उत्तर भारत की भाषा आप सीखिए, दक्षिण की भाषा हमारे लिए अनिवार्य कर दे, हिंदी अंग्रेजी एक साउथ की भाषा हमारे लिए अनिवार्य कर, हमारे बच्चों के लिए अनिवार्य कर दीजिए, इससे एक पुल बनेगा। पेरियार जैसे सोच को अगर बढ़ाएंगे तो वो टूटेगा भारत, क्योंकि पेरियार आदि तुष्टीकरण कभी भी काम का नहीं रहा। मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते करते भारत टूट गया। अभी तुष्टीकरण आप कर रहे हैं, बंगाल, केरला आदि सब टूटेगा, आप देखते जाइएगा। आधुनिक महात्मा होने के आपके सब दम खत्म हो जाएंगे, कुछ दिन बाद ही देखिएगा, सब टूटेंगे। क्योंकि तुष्टीकरण कभी जोड़ने का काम नहीं करती, वो हमेशा तोड़ने का काम करती। और इसीलिए पेरियार ने अलग द्रविड़ राष्ट्र की मांग की। द्रविड़ राष्ट्र, जो अलग द्रविड़ राष्ट्र की, अभी मान लिया आपको एक यासिन मलिक है, यासिन मलिक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेगा तो आपके लिए आतंकवादी हो जाएगा। लेकिन पेरियार ने अलग द्रविड़ राष्ट्र की मांग की, वो आपके लिए क्रांतिकारी बड़ा नेता हो गया। ये पाखंड, ये दोगलापन भारत को बांट रहा है। इस दोगलेपन से बाहर निकलिए। कानून सबके लिए एक, विचार सबके लिए एक, जो भी है। तो इन्होंने द्रविड़ राष्ट्र, अलग द्रविड़ राष्ट्र की मांग कर डाली और एक अलग ही लेवल पर इसको ले गए। और उसके बाद जो है हिंदी के विरोध में तमिलनाडु के कट्टरपंथी, नास्तिक, द्रविड़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ये सब मिलके, जो अभी जेएनयू में और आईआईटी मुंबई का कल बताया, वैसे कांड शुरू हो गए पूरी तरह से। मुस्लिम लीग भी उसमें, हर विरोध, देश तोड़ने का जब भी कोई मौका मौका आएगा, उसमें मुस्लिम लीग आपको मिल जाएगी। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि, जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम लीग पार्टी हो, मलिक प्रतिनिधि आपको मिल जाएंगे। और उस समय मुस्लिम नेता थे कलीफुल्ला, उसने कहा मैं मुसलमान हूं लेकिन मेरी भाषा तमिल है, उर्दू नहीं। और इस तरह से वो उसमें, उसके बाद जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सत्यमूर्ति, राधाकृष्णन को बहुत बढ़ाया जाता है। ये भारत बड़ा पाखंडियों का देश है भाई, बहुत ही पाखंडी। राधाकृष्णन ने गांधी को चिट्ठी लिखा कि आप तमिलनाडु में हिंदी मत थोपिए। अब आधुनिक लोग गांधी को भी मान रहे हैं, राधाकृष्णन को भी मान रहे हैं, और राजा राजगोपालाचारी को भी कहा गया। ये राधाकृष्णन जो शिक्षक दिवस मनाते हैं, ढेकना दिवस, 39 अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 से 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए। इसलिए राजा जी को भी इस्तीफा देना पड़ा, वरना राजा जी अपने मुद्दे से नहीं हट रहे थे। और इसके बाद
मद्रास के गवर्नर लॉर्ड अर्स्काइन जो थे, उन्होंने राजगोपालाचारी के फैसले को वापस ले लिया। उसके बाद जो है फिर आजादीवादी मिली। अब संविधान सभा में आते हैं और संविधान सभा में पुनः ये कहानी शुरू हो गई कि हिंदी का विरोध, हिंदी हम नहीं अपनाएंगे। और टी कृष्णमाचारी और गोपाल स्वामी अयंगर ने, ये दो लोग आगे बढ़े कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा नहीं बनने देंगे, वरना हिंदी राष्ट्रभाषा बनती। अंबेडकर का भी विचार था संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का। संस्कृत बनती तो लोग कहते हैं एक हम हो जाते। तमिल तब भी विरोध करते क्योंकि तमिलों ने 1916 के आंदोलन में, शुद्धि आंदोलन में, तमिल से सारे संस्कृत भाषा के शब्द हटाए, बाहर किए। ठीक है। राष्ट्रभाषा के मामले में 1965 के लिए संविधान सभा ने कहा 15 साल के लिए हम टाल देते हैं, यानी टालू रवैया जो अभी देख रहे हो सरकारों का, हम इसको निपटाते हैं कि राष्ट्रभाषा पे विवाद नहीं करेंगे, 15 साल के लिए टालते हैं 1965 में। यानी ये समस्या बढ़नी ही थी या घटेगी कैसे, 15 साल बाद तो और बड़ी हो जाएगी। तो संविधान सभा ने इसको टाल दिया 15 साल के लिए 1965 के लिए। अब 1965 आई, यानी पॉलिटिशियंस हमेशा देश में आग लगाने के लिए कुछ पॉइंट छोड़ेगा। 1965 जो ही आई तो डीएमके का नेता था अन्ना दुराई। अन्ना दुराई ने 1963 में घोषणा किया कि तमिल लोगों का कर्तव्य है कि वो हिंदी थोपने वालों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दें, जंग छेड़ दें। 63-65 आ रहा था 63 में, और अन्ना दुराई का विरोध हुआ। अपनी सरकार में तमिलनाडु में 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। तब लाल बहादुर शास्त्री ने तमिलनाडु के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भगवत्सलम के साथ मिलकर तमिलनाडु में 3 भाषा पढ़ाने के फॉर्मूले को लागू किया। जो आज मोदी जी या अमित शाह जो कह रहे हैं, ये नई बात नहीं कह रहे, ये वही कंटिन्यूटी है कांग्रेस वाली। जो कई लोग, दोनों पक्ष है, जो मोदी और अमित शाह पे हमला करने वाले पक्ष की आप थोप रहे हैं, जबरदस्ती थोप रही है कांग्रेसी जो कह रहे हैं, नहीं, ये आपकी ही पॉलिसी है। और जो ये कह रहे हैं दूसरा पक्ष है कि मोदी जी नई पॉलिसी ला रहे हैं, नई पॉलिसी ला रहे हैं, नहीं, ये कांग्रेस की ही पॉलिसी, दोनों ही पक्ष। तो लाल बहादुर शास्त्री ने 3 भाषा के फॉर्मूले को लागू किया। उसके बाद तमिलनाडु में दंगे शुरू हो गए। 3 भाषा में आपको तमिल भी सीखना है, अंग्रेजी भी और हिंदी भी, इसके लिए दंगे शुरू हो गए। और कत्लों, आज जो जैसे आरोप लगा रहा कत्ल किए जा रहे हैं, कत्ल वो 25 जनवरी 1965 से 13 फरवरी 1966 के दौरान तमिलनाडु में न जाने कितने लोगों की हत्या हुई, उसकी कोई संख्या नहीं मिलती, हिंदी के विरोध में। जो आज ये कहा गया, मैं आपको वही पॉइंट पे ले आया कि 15 लोगों को मारा या नहीं मारा पुलिस की बात है, मैं आपको सब पक्ष बता रहा हूं। उसके बाद 1968 में लैंग्वेज भाषा अधिनियम पारित किया गया। इसकी वजह से तमिलनाडु में हिंदी विरोध का आंदोलन शांत रहा कि अब तमिलनाडु में हिंदू नहीं रहेगा। अब मोदी सरकार ने कस्तूरी रंगन कमेटी को, पुरानी कमेटी को एडॉप्ट किया, सरकार का ये काम है। तो स्टालिन ने कहा कि अब तो मोदी सरकार ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, अब हम इनकी नहीं चलने देंगे। वहां से ये कहानी शुरू हुई और फिर से तमिलनाडु 1937 से 40 और 1965 के दौर में जाने की तैयारी ये कर रहे हैं। और इसीलिए बिहार पर अगर हमले हुए हैं, बिहारियों पे और यूपी वालों पे भी कहा जा रहा है कहीं कहीं, तो ये उसी दौर, यानी अप्रैल 2022 में जो अमित शाह जी के बयान के बाद विरोध हुआ था, ये उसी की कंटिन्यूटी है। और ये कंटिन्यूटी 1937 से 37, 40, 65, 22, 23। तो और इस सबके पीछे जो जड़ में है, ये मिशनरीज है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसी तमिलनाडु में कूड़ाकुलम संयंत्र, जो रशिया के सहयोग से एक परमाणु संयंत्र चल रहा है, मनमोहन सिंह बड़े दुखी होकर बोले कि विकास को दीमक की तरह एनजीओ आदि चाट रहे हैं। ये सब चर्च फंडित थे, मिशनरीज फंडित थे। आज बहुत कम लोगों को पता है कि मनमोहन सिंह और सोनिया में इसको लेकर टकराहट हुई। मनमोहन सिंह अमेरिका के लॉबी, सोनिया गांधी रशियन लॉबी, और चर्च पूरी तरह से टूट पड़ा था। अमेरिका ने फंड किया था चर्चों को
कुड़ाकुलम संयंत्र रोकने के लिए। तो चर्च वहां संगठित रूप से हिंदी विरोध, ब्राह्मण विरोध, तो उसका कभी भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका कुड़ाकुलम में विरोध हुआ, तो इसलिए मनमोहन दुखी थे। उसके दुखी होने का एक और कारण था कि वो कुड़ाकुलम संयंत्र के पूरे विरोध में कूद गया था सब, क्योंकि वो रसिया का प्रोजेक्ट था। अमेरिका चर्च ने, अमेरिका सबसे ज्यादा भी ईसाई मिशनरियों को फंड करता है। और ये जो है आपको ब्राह्मणों के लेकर जो है जो इनका विरोध है वो इस कदर क्या है कि ईसाई मिशनरियों ने कहा कि हिंदुत्व शब्द और भारत शब्द का खोज तो हम ही ने किया, ये ब्राह्मण कुछ नहीं जानते, इनको पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि उनका सारा नफरत, सारी लड़ाई ब्राह्मणों से थी। और इस ब्राह्मण विरोध में ये भाषा विरोध, राष्ट्र विरोध सब होता गया और अलग तमिल मांग तक ये पहुंच गया। आज बिहारियों पे यदि हमला हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों सरकार इसको हैंडल करे, भारत सबके लिए। यदि हमला नहीं हुआ है तो फेक वीडियो फैलाने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।